हाय गाइस, आई एम विक्रम और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी कार्य क्रिया जो कि हम पूर्ण रूप से कर चुके थे, अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो कि पूर्व में हो चुकी थी, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। अब हम समझते हैं इसके रूल के बारे में कि कैसे हम इस टेंस को इंग्लिश में पहचानेंगे। तो जब भी आपको सब्जेक्ट मिले, क्या मिले? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद यदि आपको हेड लिखा हुआ मिले और हेड के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत। तो याद रखें सिंपल सा फंडा कि हेड के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। और ये टेंस है बहुत ही आसान है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हेड का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में दो क्रियाएं हो तो पहला वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है एंड सेकंड वाली क्या कहलाती है? आपकी मेन वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझे कि जो आपने हेड यूज़ किया फर्स्ट, ये भी एक क्रिया है, मेन वर्ब ये भी क्रिया है। तो पहली वाली क्या कहलाती है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती है। अब हम समझते हैं इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है। तो समझे यहाँ पर ध्यान से, जब भी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान भी पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। आपने अभी तक स्कूलों में ये पढ़ा होगा कि जब भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म की मूल हिंदी के साथ था, थे, थी अगर ऐड कर दे, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान भी पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। जैसा कि हमने किया यहाँ पर कि लिया, दिया, गया, खाया, पिया, इस प्रकार के वाक्य किसके तहत बोले जाते हैं? पास्ट सिंपल टेंस के तहत बोले जाते हैं। लेकिन जब भी एमवी सेकंड की मूल हिंदी के साथ था, थे, थी ये वर्ड ऐड कर दे, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किससे के तहत की जाती है? पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, खेला था, पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल वह वहाँ गया था, तो ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने खाना खाया था या फिर वह खाना खा चुका था, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत। तो अभी हमने समझा कि कैसे हम इसे इंग्लिश में पहचानेंगे, कैसे हम इसे हिंदी में पहचानेंगे। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो आप इसे आसान तरीके से हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जिससे कि ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। तो अब समझे इसे हिंदी में कि कैसे आप इसे हिंदी में याद रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हेड के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ किया जाता है, तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तब इस प्रकार के वाक्यों में हेड हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म की सहायता करती है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको ऐसे याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हेड के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं, तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। क्लियर है? तो आपको एक क्लियर है कि पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था, और फॉर्मूला होता है इंग्लिश में हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है? पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हेड का यूज़ करते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे इसके लैंग्वेज के पार्ट को कि लैंग्वेज में हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि केवल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव के पार्ट को पढ़ लेने से आप एक स्पोकन का पार्ट परफेक्टली नहीं सीख सकते हैं। आपको स्पोकन का पार्ट परफेक्टली सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको पॉजिटिव या इंटरोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करते हुए सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, तो आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम समझते हैं पॉजिटिव के फर्स्ट सेंटेंस को, और इसके पहले हम समझते हैं रूल को कि रूल क्या होता है। ध्यान से समझिए, फर्स्ट रूल आपका सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हेड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आपकी मेन वर्ब। साथ साथ हम एक एग्जाम्पल की लेके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, दिनेश गाना गा चुका था। या फिर इसकी एक और हिंदी क्या हो सकती है, दिनेश ने गाना गाया था। या फिर एक और हिंदी क्या हो सकती है, दिनेश ने गाना गाया था। तो इस प्रकार के वाक्य किसके तहत बोले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत। इंग्लिश क्या बनेगी, देखें यहाँ पर, दिनेश हैड, सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग, सैंग, संग। तो कौन सी फॉर्म की जरूरत है हमें यहाँ पर, थर्ड फॉर्म की। दिनेश हैड संग ए सॉन्ग। दिनेश यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट, हेड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड संग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका एक पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्लियर है? सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, देखें यहाँ पर, दिनेश गाना गा चुका था या फिर दिनेश ने गाना गाया था। इंग्लिश क्या फ्रेम हुई, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग। दिनेश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, संग यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। तो ध्यान से समझे, यहाँ पर मैंने फ्रेंड को कहा कि दिनेश गाना गा चुका था। फ्रेंड ने कहा दिनेश गाना नहीं गा चुका था, सुरेश गाना गा चुका था। अर्थात उसने दिनेश के नाम को रिप्लेस करके क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पर सुरेश यूज़ कर दिया। और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि दिनेश ही गाना गा चुका था। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखें पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की। तो फॉर्मूला समझे कि जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, ओनली शब्द से स्ट्रेस। सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये ओनली यहाँ पर क्या है, आपका स्ट्रेस है। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, सेकंड नंबर फॉर्मूला, सेकंड नंबर एग्जाम्पल। दिनेश ही गाना गा चुका था। दिनेश ही गाना गा चुका था। दिनेश ओनली हैड संग ए सॉन्ग। क्लियर? तो दिनेश ओनली हैड संग ए सॉन्ग। दिनेश यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, ओनली क्या है, स्ट्रेस है। हेड यहाँ पर क्या है, इसके अपने हेल्पिंग वर्ब, संग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्लियर? तो सेंटेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब हम बात करते हैं कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो ध्यान से समझे यहाँ पर कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो पहले यहाँ पर रूल की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर रूल, ये पॉजिटिव का ही पार्ट है। वो कब ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है जब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखें पहले, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली। ओनली शब्द का स्ट्रेस कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। ज़रूरत क्यों होती है, पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। दिनेश गाना ही गा चुका था या फिर दिनेश ने गाना ही गाया था। मैंने फ्रेंड को कहा कि दिनेश गाना गा चुका था। फ्रेंड ने कहा दिनेश गाना नहीं गा चुका था, दिनेश एक पत्र लिख चुका था। और मुझे अपनी बात साबित करनी कि दिनेश गाना ही गा चुका था, अर्थात उसने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। तो मुझे अपनी बात साबित करनी है, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग ओनली। तो जैसे आप हिंदी में अगर ही वर्ड जहाँ यूज़ करते हैं वहीं पर आपको ओनली का यूज़ करना है। जैसे मैंने
गाना ही यूज़ किया, गाना यहाँ पर क्या सॉन्ग, तो सॉन्ग के बाद ओनली यूज़ किया। उसके पिछले वाले सेंटेंस में दिनेश के बाद ही यूज़ किया, तो मैंने दिनेश के तुरंत बाद क्या यूज़ किया, ओनली शब्द से स्ट्रेस यूज़ किया। तो ओनली यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है, ए सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट, संग यहाँ पर थर्ड फॉर्म, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, दिनेश यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है। तो क्लियर है कि इस तरीके से हम पॉजिटिव के 3 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। दोबारा समझे, दिनेश गाना गा चुका था, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग, दिनेश ही गाना गा चुका था, दिनेश ओनली हैड संग ए सॉन्ग, दिनेश गाना ही गा चुका था, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग ओनली। तो इस तरीके से पॉजिटिव के 3 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा के हम सेंटेंस को ईजी बना सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करते हैं। ये बात होगी पॉजिटिव के सेंटेंसेस की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, और नॉट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे हम, नोट यूज़ करेंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखें पहले, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, दिनेश गाना नहीं गा चुका था, या फिर इसकी एक और हिंदी क्या हो सकती है, दिनेश ने गाना नहीं गाया था। इंग्लिश क्या बनेगी, दिनेश हैड नॉट संग ए सॉन्ग, दिनेश हैड नॉट संग ए सॉन्ग। नेगेटिव देखें यहाँ पर दोबारा, दिनेश गाना नहीं गा चुका था, या फिर दिनेश ने गाना नहीं गाया था, दिनेश हैड नॉट संग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को नेगेटिव को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्यों को बोलने की ज़रूरत हो या प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, इंटेरोगेटिव। तो याद रखें, जब भी प्रश्न करते हैं तो किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आपकी हेड। रूल नंबर 5 क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या दिनेश गाना गा चुका था। जब भी हमें प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा आपको। क्या दिनेश गाना गा चुका था, हैड दिनेश। और यहाँ पर इजी तरीका क्या है, इजी ये है कि जब भी आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हेड यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। यहाँ पर हैड दिनेश संग ए सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब भी प्रश्न करते वक्त अगर हमें सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मूले को, कि फॉर्मूला क्या होगा। वो भी इंटरोगेटिव का ही पार्ट है, लेकिन वो कैसा पार्ट है कि जब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े। तो रूल नंबर 6, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, क्या दिनेश ही गाना गा चुका था। क्या दिनेश ही गाना गा चुका था। मैंने एक क्वेश्चन किया सिंपल सा, क्या दिनेश गाना गा चुका था, और उसका रिप्लाई नहीं मिले, और मुझे अगर प्रश्न को दोहराते हुए सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की कोशिश करने की ज़रूरत पड़े, तब वहाँ पर मैं सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकता हूँ। क्या दिनेश ही गाना गा चुका था, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, ओनली शब्द से स्ट्रेस। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा देखें, हैड दिनेश ओनली संग ए सॉन्ग, क्लियर एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 में कि कैसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 ये है कि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न करते वक्त कैसे हम स्ट्रेस लगा सकते हैं।
क्लियर? तो अब समझते हैं एग्जाम्पल इसका। क्या दिनेश गाना ही गा चुका था? क्या दिनेश गाना ही गा चुका था? सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, देखें यहाँ पर, हैड दिनेश संग ए सॉन्ग ओनली। हैड दिनेश संग ए सॉन्ग ओनली। तो ए सॉन्ग के बाद जो आपने ओनली यूज़ किया, ये क्या यहाँ पर स्ट्रेस है। कैसे? जब प्रश्न करते वक्त अगर आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से स्ट्रेस लगा सकते हैं। क्या दिनेश गाना ही गा चुका था, या फिर क्या दिनेश ने गाना ही गाया था। हैड दिनेश संग ए सॉन्ग ओनली। तो गाइस, जो हमने इंटरोगेटिव में पढ़े अभी सेंटेंसेस, उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझे। क्या दिनेश गाना गा चुका था? हैड दिनेश संग ए सॉन्ग। क्या दिनेश ही गाना गा चुका था? हैड दिनेश ओनली संग ए सॉन्ग। क्या दिनेश गाना ही गा चुका था? हैड दिनेश संग ए सॉन्ग ओनली। तो ये क्लियर हुआ आपका इंटरोगेटिव, अर्थात कैसे हम प्रश्न करने की ज़रूरत पड़े तब हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरोनेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंटरोनेगेटिव। और याद रखें कि नोट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे? 3rd नंबर पे। ये रूल नंबर 8, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट एंड भी 3rd प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर। क्या दिनेश गाना नहीं गा चुका था? या फिर इसकी एक और हिंदी क्या हो सकती है? क्या दिनेश ने गाना नहीं गाया था? इंग्लिश एक ही फ्रेम होगी। क्या दिनेश नॉट संग ए सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में इंटरोनेगेटिव में जब भी प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। क्या दिनेश गाना नहीं गा चुका था? या फिर एक और हिंदी क्या हो सकती है? क्या दिनेश ने गाना नहीं गाया था? हैड दिनेश नॉट संग ए सॉन्ग। हेड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब दिनेश, सब्जेक्ट है नॉट, नेगेटिव वर्ड संग, 3rd फॉर्म, ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी आपने अभी सेंटेंसेस को पढ़ा 8 तरीके से, वो 8 टाइप्स हम समझेंगे अभी डायरेक्टली, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान से समझाए आप यहाँ पर। दिनेश गाना गा चुका था, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग। दिनेश ही गाना गा चुका था, दिनेश ओनली हैड संग ए सॉन्ग। दिनेश गाना ही गा चुका था, दिनेश हैड संग ए सॉन्ग ओनली। दिनेश गाना नहीं गा चुका था, दिनेश हैड नॉट संग ए सॉन्ग। क्या दिनेश गाना गा चुका था? हैड दिनेश संग ए सॉन्ग। क्या दिनेश ही गाना गा चुका था? हैड दिनेश ओनली संग ए सॉन्ग। क्या दिनेश गाना ही गा चुका था? हैड दिनेश संग ए सॉन्ग ओनली। क्या दिनेश गाना नहीं गा चुका था? हैड दिनेश नॉट संग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को लेकर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको एक सेंटेंस और दूंगा जो कि आपको होमवर्क में रहेगा, आपको उसे होमवर्क में रिटर्न करना है। रीज़न बिहाइंड इट, आप जितना रिटर्न करेंगे उतना आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी पार्ट। इंग्लिश है वो बहुत ही ईजी पार्ट है। आपको बस ये चाहिए कि उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आपको डेली 1 आवर आपको स्पीकिंग करनी है एंड 1 आवर आपको राइटिंग करनी है, जिससे कि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए। मैं आपको अब एक एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए और समझा दूंगा कि आपको उसे किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो समझे यहाँ पर आप एग्जांपल नंबर 2, वह उसे मार चुका था। या फिर एक और हिंदी क्या हो सकती है? उसने उसे मारा था। उसने उसे मारा था। तो गाइस ध्यान से समझे इस चीज़ को कि जब भी सेंटेंस अगर ऐसे हो, उसने उसे मारा और था वर्ड इसमें ऐड नहीं हो, तो टेंस कौन सा होगा आपका? पास्ट सिंपल। और अगर सेंटेंस ऐसे हो, उसने उसे मारा था, तो टेंस कौन सा होगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? ही हैड, किल होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है किल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है किल्ड। ही हैड किल्ड उसे, ही हैड किल्ड हिम। उसने उसे मारा था या फिर वह उसे मार चुका था, ही हैड किल्ड हिम। ही यहाँ पर क्या है?
सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किल्ड, एमवी थर्ड एंड हिम ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को आप कैसे 10 तरीके से फ्रेम करेंगे, तो ध्यान से समझे इस चीज़ को, लिसन केयरफुली एंड इसे आप स्पीकिंग करने की कोशिश भी करें। ध्यान से समझे, वह उसे मार चुका था, ही हैड किल्ड हिम, वह ही उसे मार चुका था, ही ओनली हैड किल्ड हिम, वह उसे ही मार चुका था, ही हैड किल्ड हिम ओनली, वह उसे नहीं मार चुका था, ही हैड नॉट किल्ड हिम, क्या वह उसे मार चुका था, हैड ही किल्ड हिम, क्या वह ही उसे मार चुका था, हैड ही ओनली किल्ड हिम, क्या वह उसे ही मार चुका था, हैड ही किल्ड हिम ओनली, क्या वह उसे नहीं मार चुका था, हैड ही नॉट किल्ड हिम। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप फ्रेम करें जिससे कि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल समझे ध्यान से, तुम ग्रेजुएशन कर चुके थे, यू हैड डन ग्रेजुएशन, वे प्रेम विवाह कर चुके थे, दे हैड डन लव मैरिज, वे खाना खा चुके थे, दे हैड टेकन फूड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस करें जिससे कि जो आपका पार्ट है स्पोकन का वो बेटर हो जाए। सो गाइस, यू नीड टू डू इट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले अपने प्रेजेंट टेंस को क्लियर करें। यदि आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर है देन डेफिनेटली यू कैन लर्न पास्ट टेंस वेरी इजीली, बिकॉज रीज़न बिहाइंड इट, प्रेजेंट टेंस, this is the very important part of your language and this is the base of English language and this is the panacea for learning English। अगर आपने प्रेजेंट टेंस क्लियर नहीं किया है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रेजेंट टेंस के वीडियो लेक्चर देखें जिससे कि जो आपका ये पास्ट टेंस का वीडियो लेक्चर है वो क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।